चेक करती तो मेरे को बोलता है वो भी कर मैंने ना हार्ड ड्राइव उसमें लगा दिया, इसमें निकालना। हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे, फिर भी ये लो निकाल लो, बट ऐसे निकालोगे अब सीधा। वहाँ से एग्जिट कर दूँगा। अच्छा, सेकेंड एमटीपी पढ़ी है सबने? यस मैम। चलो जी आ जाओ, एमटीपी 2 भी करते हैं आज। एमटीपी 1 हमने की थी, इसमें भी वही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज कंपलसरी। बाकी 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपके क्या है चॉइस में, वही है। हर क्वेश्चन के क्या है फिर आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। पहला देखो 1 का ए का 1, मिस्टर ए वॉज रनिंग एन ऑर्फनेज। एक सेकेंड में पेन लो। मिस्टर ए वॉज रनिंग एन ऑर्फनेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आंसर्स बस डिस्कस करते चले जाएंगे। लिखवाने का पैटर्न जो है मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डिक्टेट भी किया था, ठीक है, तो आज वो डिक्टेशन मैं नहीं दे रही हूँ, वी आर जस्ट सिंपली डिस्कसिंग दी आंसर्स, ठीक है। Mr. A was running an orphanage. His friend Mr. S, a philanthropist, agreed to donate rupees 2 lakh for treatment of a child who was suffering from cancer. Mr. A जो हैं एक ऑर्फनेज रन कर रहे हैं, उनके फ्रेंड S ने बोला है कि भाई मैं एक बच्चे के इलाज के लिए क्या दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा। ऑन एमरजेंसी मिस्टर ए इनकर्ड रुपीज 1.5 लाख ऑन ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपए क्या कर दिया, उस बच्चे के ट्रीटमेंट पे खर्च भी कर दिए। नाउ मिस्टर एस रिफ्यूज टू पे। Whether Mr. A can claim rupees 1.5 lakh from Mr. S with reference to provisions of the Indian Contract Act 1872। 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट लिखना है और आंसर लिखना है, ठीक है जी। बताओ क्या होगा कंसिडरेशन में हमने क्या पढ़ा था, 5 पॉइंट एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। एक केस भी पढ़ा था हमने, क्या केस था बताओ? सेठ जी वाला, नगर सेठ वाला। नहीं, नगर सेठ वाला एग्जाम्पल से पढ़ाए थे, केस कौन सा था? वो तो माइंड भाई केस क्या था भाई? केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का भी पढ़ा था, एक केस और भी पढ़ा था जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर था, कलेक्टर के कहने पे क्या बनाता है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस, 2 केसेस के रेफरेंस हैं आपके पास। यहाँ पर ए ने ट्रीटमेंट जो है वो किसके कहने पर शुरू किया है, वहाँ पे मंदिर नगर सेठ के कहने पे शुरू किया था पुजारी जी ने, याद आया? तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चैरिटी है। उसने 1.5 लाख रुपए इनकर ही इसलिए कर दिए क्योंकि एस ने बोला था कि मैं पैसे दूंगा, नहीं तो वो नहीं करता। तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी का पैसा भी देना पड़ेगा, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए उसने खर्चा किया ये उसको देना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपका आंसर रीड कर देती हूँ। इन दी इंस्टेंट केस मिस्टर एम पेड, नहीं कहाँ गया, सॉरी। In the instant case, Mr. A can claim 1.5 lakh from Mr. S. वो 1.5 लाख रुपए उससे रिकवर कर सकता है। तो आप कौन सा पॉइंट लिखोगे, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इसमें आप केस के नाम लिख के भी छोड़ सकते हो कि दैट वी कैन टेक दी रेफरेंस फ्रॉम दी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव और केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। दोनों केसेस का नाम लिखो, उनकी डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। और फिर आप अपना क्या लिखोगे, नीचे आंसर लिखोगे, ठीक है जी। चलो सेकंड पे आते हैं। मिस्टर एल लेट आउट हिज रेजिडेंशियल हाउस टू मिस्टर एम फॉर रुपीज 50,000। एल ने अपना घर दिया है, किसको दिया है, एम को दिया है 50,000 रुपए महीने पे, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। अकॉर्डिंग टू द रेंट अग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय मिस्टर एल। इलेक्ट्रिसिटी किसने देनी है, एल ने देनी है। बट मिस्टर एल कुड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अप टू 5 मंथ ड्यू टू हिज फाइनेंशियल हार्डशिप। एल जो है वो बिजली का बिल नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंड दी नोटिस ऑफ डिसकनेक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एल को क्या भेज दिया,
नोटिस भेज दिया कि भाई हम बिजली बत्ती क्या कर देंगे, हम काट देंगे, अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसा नहीं दिया। टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टर एम पेड दी इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50,000 विद पेनल्टी। अब ये बिजली बत्ती ना कटे, इसके लिए एम ने क्या किया, ये बिल पे कर दिया। Later on, L refused to reimburse rupees 50,000 and argued that he has paid bill voluntarily because of his own interest. Decide with reference to provisions of the Indian Contract Act 1872 whether Mr. M is entitled to be reimbursed by Mr. L. बताओ होगा या नहीं होगा? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड कौन सा केस था, कौन सी पॉइंट में केस फॉल हो रहा है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन इन कुल्फी तो है। अभी भी ऐसे बैठे हो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यस में मैम, 12 से पेपर है। याद है मैम। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट बाय इंटरेस्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, वेरी गुड। याद है कराया था मैंने कि भाई उसकी लैंड फोरफिट हो जाती, तो लैंड को फोरफीचर से बचाने के लिए जो लीजी था जिसकी उस पे फैक्ट्री बनी हुई थी, उसने क्या कर दिया, बचा हुआ अमाउंट सारा गवर्नमेंट का एरियाज जितना भी था सारा ड्यूज जो है वो क्लियर कर दिए थे। तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, यस एम कैन रिकवर दिस 50,000 फ्रॉम मिस्टर एल। ठीक है जी, तो इसमें पहले लिखोगे कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का पॉइंट लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, अपना डिसीजन लिखोगे। 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 3 लाइन में, फिर पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन के ऊपर 6 to 7 लाइन, एंड देन कि इसमें क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिचुएशन में, और फिर 1 लाइन का क्या लिखोगे, अपना डिसीजन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाओ BK1 पे। XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू होल्ड द पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। XYZ लिमिटेड एक बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, किस लिए, ताकि वो एक नए प्रोडक्ट के लिए पेटेंट ले सके। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन द नेक्स्ट 2 years। कंपनी को लगता है कि अगले 2 साल के बाद हम क्या कर देंगे, अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। In the meanwhile, for timely installation, the company has placed the purchase order for plant and machinery with a down payment of rupees 1 crore। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में उन्होंने कितने की पेमेंट की है, 1 करोड़ की पेमेंट की है। Referring to the provisions of the Companies Act 2013, examine whether the company can go for acquiring the status of a dormant company। क्या कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल सकता है? डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 आगे एक्सप्लेनेशन। मतलब उसकी जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट कंपनी वो जो 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करती, 2 साल तक ना तो अपनी स्टेटमेंट्स फाइल करेगी और ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेगी। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने इससे पहले कितने की ट्रांजैक्शन कर दी, 1 करोड़ की, तो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस कहाँ से मिलेगा, उनको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। सेक्शन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद अपनी क्या लिखोगे, जजमेंट लिखोगे। डॉर्मेंट कंपनी नहीं मिलेगी क्योंकि 1 करोड़ का उन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन किया, एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, 2 साल से पहले ही कर दी उन्होंने। सेकेंड आते हैं, माइक LLC इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। अच्छा, इसका भी आंसर पढ़ देती हूँ मैं। In the instant case, XYZ Limited has made a significant accounting transaction, down payment of rupees 1 crore for plant and machinery. It does not meet the criteria of a dormant company under section 455 of the Companies Act 2013. Therefore, XYZ Limited cannot acquire the status of dormant company. इसको dormant company का status नहीं मिलेगा, सेक्शन 455। ठीक है, चलो जी। थर्ड देखो, माइक LLC इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, बनी कहाँ पर है, सिंगापुर में, हैविंग एन ऑफिस इन पुणे, इंडिया। एनालाइज वेदर माइक LLC वुड बी कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल है। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी का क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले 2 clause 42, फॉरेन कंपनी का क्या सेक्शन था, 2 clause 42, फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन और फिर अपना आंसर 3 नंबर में ही दिया। सारे एग्जाम्पल्स जितने भी देखो हमने सारे क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे। स्टेट दी मोड्स बाय विच अ पार्टनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। व्हाट आर द राइट्स ऑफ सच अ ट्रांसफरी। ये भी डिटेल में किया था, सेक्शन 29 फ्लो चार्ट बनाया था मैंने इसका। कौन बताएगा सेक्शन 29? चलो जी बताओ। या
तो वो पूरी Right to कंसर्न transfer. एक मिनट पीछे से कोई, हाँ जी, क्या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है? डी को दिया कर सकता है। और अगर करता है तो ट्रांसफर, यानी कि जिसको बेचे हैं उसके क्या अधिकार है? मैम उसकी दो है, एक तो कंटिन्यूस ऑफ फार्म और एक तो डिसोल्यूशन पे। कंटिन्यूस में ये होता है कि वो कहते हैं कंडक्ट नहीं कर सकता बिजनेस में, और एक्वायर अकाउंट नहीं कर सकता, और वो क्या कहते हैं वो एंटाइटल है शेयर के लिए, लेकिन वो केस नहीं कर सकता कि मुझे इतना क्यों दिया जा रहा है, ज़्यादा इतने से ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे। और डिसोल्यूशन पे पूरा वो बुक एक्वायर कर सारे सकता है और दे अधिकार सकता हैं। है, और फिर वो केस भी कर सकता है कि जो मतलब जो रिटायर पार्टनर हो रहा है, फिर जो जिसकी डेथ हो रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसके जो शेयर है उसके लिए वो सू कर सकता है। देखो, अगर सारे पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शेयर ट्रांसफर दो तरीके की चीज़ कराई थी, विद कंसेंट एंड विदाउट कंसेंट। विद कंसेंट करता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो भैया रिप्लेस हो ही जाएगा नया बंदा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब कहते ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लॉ को तो वैसे ही कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारी जगह नया पार्टनर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाकियों की कंसेंट नहीं है, एक पार्टनर ने शेयर्स कैसे बेचे हैं? विदाउट कंसेंट बेचे हैं, फिर दिक्कत है। फिर हम कहते हैं वो पार्टनर साइड में बैठा रहेगा, कोई बात नहीं करेगा उससे। जैसे स्कूल में बच्चे कुट्टी कर लेते हैं ना, तो वो साइड में बैठा रहता है बच्चा, वो वैसे ही रहेगा नया पार्टनर। ना कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना इंटरफेरेंस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डिसोल्यूशन वाले सारे राइट्स उसके पास है। डिसोल्यूशन होगा तो उसको भी पूरा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि पैसे तो दिए हैं ना उसने। तो बाकी के पार्टनर उसके पैसे को तो जेब में डाल के नहीं बैठ सकते, तो भैया उसको सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या सेक्शन था इसका? 29 ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन आया है पूरा। आराम से, तुम्हारे पास भी बहुत कंटेंट है इसमें लिखने के लिए, आराम से लिख सकते हो 6 नंबर जितना कंटेंट है। और मैं यही बोलती थी कि अगर वो आपको 6 नंबर में 7 नंबर में कुछ दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी इस तरीके का होगा कि आपके पास उसमें लिखने के लिए क्या होगा? कंटेंट होगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या था? कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आते हैं आपको। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो, सोनी अ फ्रेंड ऑफ प्रिया वांटेड टू बाय हर 2 व्हीलर। ये आपके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। यस देख लो आ गया सेम। ठीक है, सोनी अ फ्रेंड ऑफ प्रिया वांटेड टू बाय अ 2 व्हीलर। प्रिया अग्रीड टू सेल अ 2 व्हीलर टू सोनी एंड इट वाज डिसाइडेड दैट प्राइस ऑफ हर 2 व्हीलर विल बी फिक्स्ड बाय प्रियाज फादर। और प्रिया के फादर क्या करेंगे? प्राइस को फिक्स करेंगे। हु इज एन ऑटो डीलर। प्रिया इमीडिएटली हैंडेड ओवर द कीज टू सोनी। प्रिया ने क्या कर दिया? सोनी को इमीडिएटली कीज हैंड ओवर कर दी। However, Priya's father refused to fix the price as he did not want Priya to sell her vehicle. Priya expressed her inability to sell the 2-wheeler to Sony and asked for return. But Sony refused to return the same. But Sony ने मना कर दिया कि भाई मैं अब ये जो है मैं वापस नहीं करूँगी। Explain. Can Priya take back the vehicle from Sony? तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रिया सोनी से व्हीकल टेक बैक कर सकती है? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रिया हैड नॉट हैंडेड ओवर द व्हीकल टू सोनी? हाँ जी बताओ क्या होगा? पहला, कैन प्रिया टेक बैक द व्हीकल फ्रॉम सोनी? प्राइस का, सोगा का, ascertainment of price आएगा इसमें। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी का क्वेश्चन है। और अगर थर्ड पार्टी प्राइस असरटेन नहीं करती है तो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। ठीक है, और दो चीज़ इन्होंने पूछी है कि पहला तो क्या वो ले सकती है, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि क्या आपका आंसर अलग होगा अगर प्रिया ने क्या नहीं किया है? व्हीकल सोनी को हैंड ओवर नहीं दिया है, यानी कि पोजेशन नहीं दिया। देखो दोनों के आंसर पढ़ रही हूँ मैं, पहले वाला 1 का रीडिंग कर रही हूँ। इन द इंस्टेंट केस Priya handed over the keys of her 2-wheeler to Sony and it was decided between them that price of the vehicle will be fixed by Priya's father. However, Priya's father refused to fix the price as he did not want Priya to sell her vehicle. As the keys have already been handed over to Sony, Priya cannot take back the keys from Sony and Sony shall pay reasonable price to Priya for the 2-wheeler. क्योंकि क्या जा चुका है? पोजेशन जा चुका है, डिलीवरी जो है वो हो चुकी है। दूसरे में फिर सेकंड में वो क्या कह रही है कि अभी तक उसके पास व्हीकल गया नहीं है। If Priya had not handed over the vehicle to Sony, the contract could have been avoided as Priya's father refused to fix the price of the vehicle.
यहाँ पर अगर उसने नहीं दिया है तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकती है, वो मना कर सकती है क्योंकि थर्ड पार्टी ने प्राइस क्या नहीं किया है, फिक्स नहीं किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन उधर भी था इसलिए मैं इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही हूँ। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट। डिफाइन ओपीसी एंड स्टेट दी रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। ओपीसी पे लिखना है इतना लंबा चौड़ा, हमने ओपीसी सेक्शन बता दो ओपीसी का 2 क्लॉज 62 पूरा पढ़ा था हमने। पहले मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था सबके पॉइंट से। आप भी पॉइंट फॉर्म में लिख कर आ सकते हैं, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने मेंबर होंगे, फिर जो सब्सक्राइबर होगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो एक ही ओपीसी बना सकता है। फिर नॉमिनी होगा, नॉमिनी के सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। फिर हमने इसमें कन्वर्जन पढ़ा था, वॉलंटरी कन्वर्जन एंड कंपल्सरी कन्वर्जन। तो देखो 7 नंबर में दी है और 7 नंबर में आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है। और यहाँ पे उन्होंने पूछा कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, हो सकता है ओपीसी? नहीं हो सकता। मैंने समझाया भी था क्यों। पहले तो ओपीसी बनाई, मुनाफा कमाया, अब कह रहे हो जी हम तो जनित करेंगे। हाँ, ये तो स्कैम का सबसे बड़ा वो बन जाएगा, जरिया बन जाएगा। सेक्शन 8 में नहीं कन्वर्ट हो सकते। अगर आपको सेक्शन 8 की कंपनी करनी है, नए तरीके से बनाओ उसको, नया रजिस्टर कराओ। ये भी पॉइंट हमने पढ़ा था, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ओपीसी से प्राइवेट में और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी, तो 7 नंबर का कंटेंट है ना हमारे पास अच्छे से लिखने के लिए। चलो जी, आ जाओ आगे चलते हैं। LLP is a new form of legal business entity with limited liability. It's an alternative corporate business vehicle that only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. Keeping in view of above, define the following characteristics of LLP. आपको क्या करना है, LLP के characteristics को डिफाइन करना है। ये सारे, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो फ्री के नंबर हैं ये तो। बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट की अच्छे से डेफिनेशन समझाई थी मैंने तुमको, याद है? ये भी बताया था कि कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट की अलग डेफिनेशन है। कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन का सेक्शन बताना जरा। 2 क्लॉज 11 20 तो कंपनी का है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी। और मैंने ये भी बताया था कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन उस क्लॉज के हिसाब से चलेगी और यहाँ पे इसके हिसाब से चलेगी, याद है? फिर यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स भी दिए थे कि क्या क्या हम बॉडी कॉर्पोरेट में मानेंगे और क्या क्या हम बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं मानेंगे। याद है? हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ठीक है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 1.5 नंबर आप के हिसाब से 4 पॉइंट्स पे आप लिख दो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब तुम्हारे 70 से कम नंबर आए ना फिर देख लेना। चलो, पेपर भी ऐसा आना चाहिए। ऐसे ही आएगा। देखो अगर तुम्हें सब कुछ आता है ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने MTP 1 भी कर लिया, आपने यहाँ का मॉक टेस्ट भी दे दिया, अब आप MTP 2 भी कर रहे हो। अगर आपको तीनों आते हैं तो फिर आपको पेपर भी आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का ए देखो। 1 PQ&R formed a partnership agreement to operate। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के रिवीजन का क्या टाइम आया? कल 1:30 बजे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इंटरचेंज कराया था बीकॉम के एग्जाम के चक्कर में, है ना? वरना तो मेरे ख्याल से है ना, हाँ शायद इसीलिए इंटरचेंज कराया। चलो कोई नहीं, वो करना, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। देखो, PQ&R formed a partnership agreement to operate motor buses along specific routes for a duration of 12 years। PQ&R क्या किया है इन्होंने? पार्टनरशिप की है कि क्या करेंगे, मोटर व्हीकल्स को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, मोटर बसेस को, एक ही बात होगी। चलो, व्हीकल्स। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 years इट वाज ऑब्जर्व दैट द बिजनेस इनकर्ड लॉसेज ईच ईयर। यानी कि जब से शुरू किया तब से व्यापार में क्या हो रहा है, इनको घाटा ही हो रहा है, लॉसेज ही हो रहे हैं। डिस्पाइट दिस पी इज डिटर्मिन्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। पी जो है वो कह रहा है नहीं, अभी भी हम चलाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। याद है, ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराया था तुमको। ठीक है, डिस्पाइट दिस पी इज डिटर्मिन्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैन पी इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस? क्या पी इंसिस्ट कर सकता है? इफ सो, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू Q&R हु आर रिलक्टेंट टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द बिजनेस? Q और क्या कह रहे हैं, भाई बहुत हो गया, दिवाला निकल जाए, इससे पहले खत्म कर दो।
सेम एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में कराया। क्या ऑप्शन है क्यू और आर के पास? लॉ के पास जाएंगे। या तो ये मान जाए तीनों विद म्यूचुअल कंसेंट की, चलो ठीक है, और देख लेते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से नहीं मानते हैं तो क्या होगा? डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देके भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो फिक्स पीरियड के लिए भी मतलब कि हाँ पर्टिकुलर है या उसके लिए है तो कोर्ट में जाएंगे और क्या मांग लेंगे? सेक्शन 44 में डिसोल्यूशन। कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने? 7 पॉइंट्स पढ़े थे जिन ग्राउंड्स पे कोर्ट क्या कर देता है? डिसोल्यूशन दे देता है। उसमें एक ग्राउंड ये भी था कंटिन्यूअस लॉसेस। अगर फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं और एक पार्टनर एक से ज़्यादा पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं और उनके बीच में कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं बन रही है तो कोर्ट भी क्या ग्रांट कर सकता है? डिसोल्यूशन ग्रांट कर सकता है। ये भी हमने क्लास में किया था। ठीक है जी, आगे चलें, सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ। ए एंड बी ऑपरेट अ टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए और बी क्या करते हैं? पार्टनरशिप में टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ए कैसा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर है। इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी एक्वायर सर्टेन फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी। बी रोजमर्रा का काम करता है ना कि बी एक्टिव पार्टनर है, सीधी सी बात है। बी ने कुछ सामान लिया है किससे? सी से। However, B is aware that these goods are stolen property. B को पता है कि ये गुड्स कैसे हैं? ये गुड्स स्टोलन यानी कि चोरी का माल है ये। Despite this knowledge, B proceeds to purchase and sell some of these stolen goods. फिर भी B ने ये सामान लिया और आगे इसको बेचा भी। Moreover, B records proceeds from these sales in the firm's book. यहाँ तक कि उसने फर्म की बुक में भी दिखाया कितना नफा नुकसान या जो भी है। ठीक है। Now A wants to avoid the liability towards C on the ground of misconduct by A. अब ए चाहता है कि सी को पैसे ना देने पड़े क्योंकि वो कहेगा कि भैया ये मिसकंडक्ट है या जो भी है। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी टुवर्ड्स सी। बताओ। ये और भी तो देंगे पैसे। ए और बी तो देंगे। नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू, याद है? और यही एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर एक्टिव पार्टनर को पता है कि सामने वाले का सामान नहीं है फिर भी उससे खरीद लिया है, तुम कहेंगे कि बाकी पार्टनर्स को भी पता है ये सामान इसका नहीं था। भाई अब नहीं बच सकते तुम। और ये भी ये नहीं कह सकता कि मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूँ। थर्ड पार्टी के लिए स्लीपिंग पार्टनर भी उतना ही लायबल है जितना कि एक्टिव पार्टनर। याद है? लॉ की नज़र में स्लीपिंग पार्टनर, डोमेन पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ाया था पहली लाइन ही मैंने ये बोली थी, आपका नाम एज अ पार्टनर है एक्सेप्ट माइनर। आपका नाम अगर एज अ पार्टनर डीड में है तो लॉ की आइज में तो आप सारे एक्टिव पार्टनर हो जी। ये तो आपके आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन स्लीपिंग, कौन नॉमिनल, कौन एक्टिव। ठीक है जी, बात समझ में आती है? क्लियर है? तो यस, ए एंड बी बोथ आर लायबल टू सी। इसका भी मैं आंसर एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। 3 एक ऑफ बी। हाँ देखो, in the instant case both A and B are liable to C for the wrongful acts committed by B. दोनों liable हैं C के लिए। A cannot avoid liability merely on the grounds of being a sleeping partner. वो ये नहीं कह सकता कि मैं क्या हूँ, मैं sleeping partner। ठीक है जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3 का B। बच्चे पानी पीना, पानी पियो if you want। नेक्स्ट देखो, XYZ is a company incorporated under the Companies Act 2013. The paid up share capital of the company is held by others and on 31/3/2024 as under. अब एक कंपनी में उन्होंने क्या दी हुई है? शेयरिंग दी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा है, सारी शेयरिंग देखते हैं, पूछा क्या पहले वो देखते हैं। As per above share holding state whether XYZ Limited be called a government company. गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है पहले मुझे बताओ, सेक्शन बताओ गवर्नमेंट कंपनी का। 2 क्लॉज तो होगा ही, क्लॉज है, बताओ कौन सा था? वेरी गुड, 45। किसने बोला अभी? सेक्शन 2 क्लॉज 45। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी कब बनती है? जब 51% किसका हो? गवर्नमेंट का, सिंगली और ज्वाइंटली। किसी भी प्रकार की सरकार हो, चाहे 10 तरीके की सरकारें, 10 राज्यों की सरकारें भी मिलके बनाए, अगर 51% हो गया तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट कंपनी। अब आ जाओ जी, अब इसमें देखो हम किस किस की शेयर होल्डिंग लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस की नहीं लेंगे, ये तो स्पेशल वो हो गया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आ गया,
ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी ABC लिमिटेड भी इसमें नहीं आएगा, तो कितना आया ये 20 प्लस 10 और प्लस 10 40% हुआ। तो सरकारी पैसा तो सिर्फ 40% है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगी। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें नहीं आएगा, दूसरी सरकारी कंपनी का भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन साफ साफ कहती है कि या तो आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो तब आप सरकारी कंपनी हो, या फिर आपकी कंपनी में डायरेक्टली सरकार का 51% हो। तो सरकार का तो इधर 40% है, 51% नहीं है। दूसरी गवर्नमेंट कंपनी का आपके में कितना शेयर है उससे हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो 40% पे तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो आंसर इज XYZ लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले तो आप गवर्नमेंट कंपनी का क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर किस किस की शेयर होल्डिंग को आप ऐड करोगे वो बताओगे कि भाई हम नंबर 1 नंबर 3 नंबर क्या हुआ, पूछो बेटा बोलो। ABC लिमिटेड वाला क्या है? तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी है ना, एक गवर्नमेंट कंपनी का दूसरी गवर्नमेंट कंपनी में कितना पैसा है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस डिसाइड करते हैं। वी विल गो एज पर डेफिनेशन, इनडायरेक्टली चाहे वो हो सकता है, बट हमारी डेफिनेशन वो नहीं कहती। हमारी डेफिनेशन तो कहती है बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। इसके अलावा कोई चौथा पॉइंट वो बात ही नहीं करते, तो हम भी नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो मैं यहां से भी आंसर आपका रीड कर देती हूँ। इन दी इंस्टेंट केस टोटल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज 40%, 40 लिया इन्होंने भी, सच दैट 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10% गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, 10% ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 40%. Since the total shareholding held by the central government and state governments combined in 40%, which is less than 51%, XYZ Limited does not qualify to be a government company under the provisions of the Companies Act 2013. ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, उन्होंने भी सेम ही लिया है, ठीक है। चलो जी आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं। M&N holding 70% and 30% of the shares in the company. 70% और 30% है M और N के पास। M के पास कितना है 70%, N के पास कितना है 30%। बोथ डाइड इन एक्सीडेंट, ये भी केस कराया था तुमको। किस पे क्वेश्चन, ये परपेचुअल सक्सेशन। याद है मैंने बताया था सारे डायरेक्टर्स और मेंबर्स बैठे हुए हैं लंदन में पूल में मीटिंग कर रहे हैं, बॉम्ब फट गया, सारे मर गए। याद आया? कंपनी का क्या होगा? क्या कंपनी भी स्वर्गवासी हो गई? नहीं, वही स्वर्गवासी में कंपनी थी है, और कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया, लॉ ही मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर लिखेंगे और हम लिखेंगे दैट कंपनी विल बी कंटिन्यूड। ठीक है, मैं यहाँ से इसका भी आंसर रीड कर देती हूँ। In the instant case, on the death of M&N, who are holding 70% and 30% shares, the existence of the company is not affected. Since the shares held by M&N will be legally transmitted to their legal heirs. ये भी बताया था 6 महीने का टाइम मिलता है, इनके शेयर्स क्या हो जाएंगे, डिवॉल्व होके इनके लीगल हायर्स के पास आ जाएंगे। लीगल हायर्स चाहे खुद मेंबर्स बन जाए या वो आगे किसी को बेच के किसी और को मेंबर्स बना दें, और 6 महीने का टाइम मिलता है इसमें। ठीक है जी, ये बताया था मैंने। हाँ जी, क्लियर है? आगे चले, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, द प्रिंसिपल, डेटर एंड को श्योरिटीज। बहुत अच्छे से किया था हमने, और ये तो अभी मैंने पहले ऑनलाइन में भी कराया था और अभी मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया था। फ्लो चार्ट बना के पूरा बनाया था। अगेंस्ट श्योरिटीज क्या राइट है, को श्योरिटीज के आपस में क्या राइट है, डेटा क्रेडिटर सबके पढ़े हुए हमने। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और 6 नंबर में है, अच्छे खासे मार्क्स में। तो पॉइंट्स में लिखते जाओ, पॉइंट के आगे 1-1, 2-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन। कहानियां किससे नहीं लिखने, सारे पॉइंट्स लिखो, 1-1 लाइन की 2-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखो। 6 नंबर में बहुत अच्छा कंटेंट है तुम्हारे पास। ठीक है जी, चलें आगे, इसमें मेरा कराने वाला कुछ नहीं है। चलो जी, 4 का ये देखो। नंबर 1, मिस्टर जे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर एस टू परचेज हिज हाउस फॉर ₹20 लाख। जे और एस के बीच में हुआ है कि 20 लाख का क्या करेंगे, ये घर खरीदेंगे विद इन 3 months, 3 महीने का टाइम जो है वो दिया गया है। ही ऑल्सो पेज ₹50,000 एंड टोकन मनी। इसमें
जे ने एस को कितना दिया, 50,000 रुपए एडवांस भी दिया है. In the meanwhile, in an anti-encroachment drive of the local administration, Mr. S house was demolished. When Mr. J was informed about the incident, he asked for the refund of token money. Referring to the relevant provisions, state whether Mr. J is entitled to the refund of the amount paid. बताओ जी. Instruction of subject matter. Existence of subject matter. हाँ. Discharge of contract. Yes ma'am. याद आया? है ही नहीं तो घर कहाँ से बेचेंगे और खरीदेंगे. और जब बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो रेस्टिट्यूशन होता है, नहीं होता? होता है. तो 50,000 रुपये वापस देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे. तो टोकन मनी विल बी रिफंडेड. तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका वो वाला पॉइंट आप लिखोगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर इसके फैक्ट लिखोगे और फिर अपना क्या लिखोगे, डिसीजन लिखोगे. मैं यहाँ पे भी आपके लिए रीड कर देती हूँ इसे. सेक्शन 56 है, ठीक है. आंसर कहाँ है इसका? हाँ देखो. In this situation, Mr. J is required to refund rupees 50,000 token money paid to Mr. S as the contract to sell the house has become a void due to the demolition of the house by the local administration. Supervening impossibility पे basically क्या है आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है. As a result of which it becomes impossible to sell the house on the part of S. Supervening impossibility होगी ना भाई, नहीं सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से बेचेंगे उसको. ठीक है जी, क्लियर है. डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे लिखोगे, अपना सारा एक्सप्लेनेशन लिखोगे, केस लिखोगे और डिसीजन लिखोगे. चलो नेक्स्ट आ जाओ. MTP2 तो मुझे लग रहा है M1 से भी इन्होंने हाँ इजी दी हुई है काफ़ी. देखो ICAI का कोई फिक्स पैटर्न नहीं कि डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा आएगा, केस लॉ ज़्यादा आएगा. उसका मन है, मोनोपोली है उसकी. ठीक है, तो तुम कुछ नहीं कह सकते. बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स. आपको अगर आता है तो आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख लोगे, आप केस लॉस भी लिख लोगे. क्या कम क्या ज़्यादा डजंट मैटर. ठीक है, चलो जी. रामा डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप्स फॉर हिम एंड अग्री. हेलो मम्मी, क्लास में बाद में बात करती हूँ. Rama directs Shyam to sell laptops for him and agrees to give Shyam 11% commission on the sale price fixed by Rama for each laptop. ये पूछा था कि तुम में से किसी ने मुझसे? हमने ही पूछा. अच्छा, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा सा लग रहा है. ये मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ रही हूँ अपनी MTP2 भी. चलो देखो, रामा ने श्याम को लैपटॉप्स के लिए बोला है कि भाई तू जितने भी बेचेगा मैं तेरे को कितने % का कमीशन दूंगा, 11% का कमीशन दूंगा. As Government of India put restrictions on import of laptops, Government of India ने import पे जो है वो restrictions लगा दिए. Rama thought that the price of laptops might go up in near future. उसे लगा कि अब तो और महंगे हो जाएंगे लैपटॉप्स. So he revoked Shyam's authority. उसने श्याम की अथॉरिटी क्या कर दी, रिवोक कर ली. रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी एजेंसी का क्वेश्चन है. ठीक है. For any further sale, श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर, श्याम को ये रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी का लेटर मिलता उससे पहले एट हिज हैंड सोल्ड 5 लैपटॉप्स एट द प्राइस फिक्स्ड बाय रामा. ये कितने लैपटॉप सेल कर चुका है? 5 लैपटॉप्स ऑलरेडी सेल कर चुका है. इन 5 लैपटॉप्स में उसने क्या मांगा है? अपना कमीशन मांगा है 11% के हिसाब से. एक्सप्लेन वेदर सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम्स अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन रामा. ये जो 5 लैपटॉप्स बेचे गए हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन आर के ऊपर बाइंडिंग है? पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है. दूसरा, वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर हिज कमीशन फ्रॉम रामा. देखो सीधी सी बात है, अगर ये आर के ऊपर बाइंडिंग है तो उसे कमीशन भी देना पड़ेगा. 2 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो 5 लैपटॉप एस ने बेचे हैं वो ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है. बताओ. हाँ जी. रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी उस दिन से इफेक्टिव होती है जिस दिन एजेंट को पता चलता है. तो ये तो जिस दिन इसकी नॉलेज में आई उससे पहले ही वो लैपटॉप्स क्या कर चुका है? बेच चुका है. तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आर के ऊपर ये ट्रांजैक्शन क्या है? बाइंडिंग है. बाइंडिंग है तो उसको क्या देना पड़ेगा? कमीशन भी देना पड़ेगा. ठीक है जी, यहाँ से रीड कर देती हूँ एक बार में. द रेवोकेशन ऑफ श्याम्स अथॉरिटी बिकम्स अफेक्टिव only when it is communicated to and received by श्याम. हो गया ना, communicated and received by श्याम. जब उसको पता चलेगा उसी दिन से रेवोकेशन इफेक्टिव है, उससे पहले नहीं है. जिस दिन उसने चिट्ठी भेजी उस दिन नहीं, जिस दिन एजेंट को मिलेगी
उस दिन से इफेक्टिव है. Since Shyam had not received the revocation letter at the time of selling the laptops, his authority to sell on behalf of Rama was still valid. उन्होंने क्या बोला, एजेंसी अभी भी उसकी वैलिड थी. Hence the sale of laptops conducted by Shyam is binding on Rama. दूसरे का आंसर क्या है, Shyam is entitled to receive his commission. Obviously जब सेल बाइंडिंग है तो एंटाइटल्ड है वो अपना कमीशन लेने के लिए. क्लियर है जी. आगे चलें. नेक्स्ट आता है, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है. व्हाट आर दी इनकोहेट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन इनकोहेट जो इनकम्प्लीट होते हैं. कई 2-3 पता नहीं काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे इसमें कि 50,000 की जगह 55,000 भर दिया, वो वाला भी दिया था. होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में वो कितना वैलिड है मैंने पूरा समझाया था. याद है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट 7 नंबर में है, तो सारा लिखोगे इनकोहेट का. ये एचडीसी के हाथ में वैलिड है तो कब है कब नहीं है. स्टैंपिंग में कवर होता है तो वैलिड है, स्टैंपिंग में कवर नहीं है तो नहीं होगा. याद है ना इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. फिर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट जिसे आप प्रॉमिसरी नोट भी मान सकते हो और इसे बिल भी मान सकते हो. दोनों को लिखना है. यानी कि ये मान लो कि इनकोहेट पे थोड़ा आपके पास ज़्यादा कंटेंट है तो उसे 4 नंबर के हिसाब से लिख दो और उसको 3 नंबर के हिसाब से. ठीक है जी. डायरेक्ट क्वेश्चन है. बोलो. फिर डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये आपका चैप्टर 1 जो है उसका है. पहला है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. ये अभी आप जब कल आओगे तो ये भी आपका रिवीजन होगा इसका भी. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखो. राम सेल्स 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ टू श्याम. राम ने श्याम को 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ बेचा है एंड सेंड्स 100 बेल्स बाय लॉरी एंड 100 बेल्स बाय रेलवे. इसमें उसने 2 तरीके से भेजा है. एक उसने लॉरी के हिसाब से भेजा है और एक उसने रेलवेज के थ्रू भेजा है. बट बिफोर ही रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ द बेल सेंड बाय रेलवे ही बिकम्स बैंकरप्ट. रेलवे सामान लेके जाती उससे पहले श्याम क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया. राम बीइंग स्टिल अनपेड. राम क्या है, अनपेड सेलर है. इंसॉल्वेंट होते ही अनपेड बन गया वो. अनपेड होते ही कौन कौन से राइट आ गए उसके पास, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ लीन. लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि रास्ते में है सामान अभी, तो इसके पास कौन सा अधिकार आएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ये तो क्लियर है क्योंकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सामने वाली पार्टी का क्या होना जरूरी है, इंसॉल्वेंट होना जरूरी है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन. द ऑफिशियल रिसीवर ऑन श्याम्स इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द गुड्स. अब जब श्याम इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली राम ने उसके ऑफिशियल रिसीवर से क्या मांगे, पैसे मांगे कि भाई मेरे को पैसे दे दो. डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. हाँ जी बताओ क्या होगा इसमें. मैम श्याम ने गुड्स मांगे उसके ऑफिशियल रिसीवर. द ऑफिशियल रिसीवर ऑन श्याम्स इंसॉल्वेंसी क्लेम्स द गुड्स. हाँ गुड्स मांगे हैं, सॉरी हाँ गुड्स मांगे. बताओ जी राम को अपना सामान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. राम को 100 तो मिलेगा जो रेलवे में रोक लिया उसने. बताओ ऊपर एक बार में पढ़ ले. तो श्याम रिसीव्स, अच्छा श्याम को 100 बेल्स तो मिल चुके हैं जो लॉरी के थ्रू गए थे. रेलवे वाले जो है वो ट्रांजिट में है. तो हमने पढ़ा था कि अगर आधा सामान जा भी चुका है तो बाकी का अगर आपके पास अभी ट्रांजिट में है तो बाकी का भी आप रोक सकते हो. तो 100 जो लॉरी से चले गए पहुंच गए उसके पास, उसका तो वो उसे पैसा मांग सकता है, उससे वो गुड्स नहीं वापस ले सकता. लेकिन जो अभी ट्रांजिट में है गुड्स जो रेलवे के पास है वो गुड्स वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है क्योंकि वो अनपेड सेलर है और सामने वाली पार्टी क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है. ठीक है. क्लियर कट केस है. ठीक है जी. क्लियर है. तो आपको इसमें राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लिखना है बेसिकली इन डिटेल. 4 नंबर में क्वेश्चन है. कंटेंट है आपके पास अच्छा खासा लिखने के लिए. चलो जी नेक्स्ट आते हैं. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो बच्चे, जब इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है, इतने टेस्ट पेपर्स भी कर लिए, क्लास में भी हम पूरा हमने जितना पढ़ा सब एग्जाम्पल्स के बेस पे पढ़ा, इससे बाहर आएंगे नहीं आपके. थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछा तो थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे ना तो वो भी क्वेश्चन आपको आता ही होगा. तो एक तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना पेपर में कि तुम्हें सब आता है. डरते डराते जब हम जाते हैं ना तो आते जाती चीज़ें भी हम गलत कर कर आते हैं. बस इतना ध्यान रखना. ठीक है. तुम्हें सब आता है. जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. जिन्होंने पढ़ाई की है
जिन्होंने नहीं की उनकी कोई गारंटी नहीं है मेरी भाई। ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ साथ पढ़ा है उनकी गारंटी मेरी है। चलो, क्लासीफाई दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ गुड्स। या बेसिकली वो आपके 3 तरीके के गुड्स थे, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग में कितने थे? 3 थे। कौन कौन से थे? स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन। और फिर मैंने क्या बताया था, जब एप्रोप्रिएशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यही बताया था मैंने, उसी पे क्वेश्चन है। पहले देखो, अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। एक होलसेलर है, उसके पास 100 बेल्स जो हैं वो गोडाउन में पड़ी हैं। He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. सेट असाइड हो गई है। गुड्स कैसे हो गए? असर्टेन। ठीक है, तो पहले वाली कैटेगरी तो क्या है? असर्टेन है। मैं ये आपके लिए साथ के साथ रीड भी करती जाती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं क्योंकि। देखो, ए होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन, सो द गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स। पहली बात तो गुड्स क्या है? सुन लो भाई, गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स हैं क्योंकि उसके गोडाउन में पड़ी हैं। ठीक है, he agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. On selection the goods become ascertained. गुड्स क्या हो गए? सेट असाइड करते ही ascertained हो गए। In this case the contract is for the sale of ascertained goods as the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract. तो एग्जिस्टिंग गुड्स और ascertained गुड्स हैं। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in his shop. Uncertain, लॉट में पड़ा है सामान अभी। ठीक है, तो देखो, इट इज अ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग बट अनअसर्टेन गुड्स बिकॉज इट इज नॉट नोन विच पैकेट इज टू बी डिलीवर्ड। तो एग्जिस्टिंग गुड तो है क्योंकि चीनी पड़ी तो है, लेकिन कैसी है? अनअसर्टेन। तीसरा हो, T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. फ्यूचर गुड्स। ठीक है जी, तो इसमें फ्यूचर गुड्स में हमेशा अग्रीमेंट कैसा होगा? ATS होगा, मतलब अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, 3 नंबर है यानी कि एक एक नंबर का है। M2P2 तो बहुत ही आसान दिया इन्होंने। 1 में तो फिर भी थोड़े से हाँ ट्रिकी थे, मतलब केस लॉस जो होते हैं। अब हमने पढ़ लिया ना इसलिए। चलो, state the circumstances in which a court may at the suit of the partner dissolve a partnership form under the provisions of the Indian Partnership Act. डिसोल्यूशन पे देख रहे हो, 2 बार क्वेश्चन दे दिया उन्होंने सेम ही उसमें। अब यहाँ पे भी आपको सेक्शन 44 लिखना है डायरेक्टली। उन्होंने साफ साफ पूछा है कि पार्टनरशिप में बताओ कि कोर्ट के पास आप कब जाओगे, है ना? तो वो आपको सारे पॉइंट हमें आते हैं, वो हमें पूरा यहाँ पे लिखना है। सेक्शन 44 बेसिकली आपको डिटेल में लिखना है। वहाँ पे सेक्शन 44 का सिर्फ एक पॉइंट लिखना था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आपको? पूरा सेक्शन 44 लिखना है। चलो जी, आगे आ जाओ। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग। राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। राइट्स ऑफ बेलर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर वो अनऑथोराइज यूज करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर सकता है। मैंने बताया था ना, आपने अपनी रोलेक्स की घड़ी दी है और वो पहन के घूम रहा है, प्रॉफिट भी उसका ही होगा उससे। हाँ, तो वो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, वही हमें यहाँ पे लिखने हैं। 3 नंबर में ये और 3 नंबर में ये। ड्यूटीज ऑफ द पॉनी। बेसिकली पॉनी किसके बराबर है? बेली के बराबर। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, किसकी ड्यूटीज है? बट फिर भी मैंने कहा था अब अलग से अपनी स्टडी में एक बार पॉनर भी और पॉनी भी क्या करेंगे हम, ठीक है? चलो 5 ही तो कर लेना, पढ़ लेना, सेम ही है ऐसे। चलो जी, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। ये इन्होंने उस पे दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। अमन ड्रू द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बब्बन। अमन ने बब्बन पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। हु एक्सेप्टेड इट? अमन ड्रू दी बिल ऑन बब्बन। तो अच्छा, बब्बन वो है, ड्रॉई है। हु एक्सेप्टेड इट? पेबल टू मगन और ऑर्डर। ये क्या हो गया आपका? पे ही हो गया, ठीक है। मगन एंडोर्स दी बिल टू गगन। मगन ने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया? गगन को। गगन एंडोर्स दी बिल टू आकाश। गगन ने किसको दे दिया? आकाश को। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, एंडोर्सर, एंडोर्स, ठीक है।
कहाँ गया? However, However, on the death of Gagan on the same day, गगन की डेथ हो गई. His only son Ankit delivered the bill to आकाश. उसने डिलीवरी आकाश को की है, delivered to आकाश on the next day as intended by his deceased father. यानी कि गगन ने जब एंडोर्समेंट की थी तो डिलीवरी नहीं की. डिलीवरी किसने की है? अंकित ने की है. ऑन प्रेजेंटिंग दी बिल ऑन ड्यू डेट बब्बन रिफ्यूज टू पे. बब्बन ने इसको पे करने से क्या कर दिया? मना कर दिया. एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन डिसाइड वेदर आकाश कैन एनफोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल अगेंस्ट बब्बन और द प्रीवियस पार्टीज. हमने क्या पढ़ा था? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिलीवरी पढ़ा था और डिलीवरी सेक्शन 46. डिलीवरी बड़ी ज़रूरी है. अगर आप बिल ड्रॉ करते हो या एंडोर्स करते हो, अगर आप साथ के साथ डिलीवर नहीं करते हो तो बेसिकली वो एंडोर्समेंट मानी नहीं जाती. जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने से बोला मैं 100 रुपये दूंगा, तुमने घर जाके लिफाफे में 100 रुपये डाले, उसके ऊपर नाम भी लिख दिया, लेकिन सामने वाले के तो वो 100 रुपये नहीं हुए ना. तो डिलीवरी बड़ी ज़रूरी है. अगर आप इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करते वक्त या फिर आप उसको एंडोर्स करते वक्त डिलीवरी नहीं करते हो तो फिर वो एंडोर्समेंट भी नहीं है, फिर चाहे वो ब्लैंक हो या कैसा भी हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर यानी कि हम ये मानेंगे कि ये तो फिर आकाश को मिला ही नहीं है. आकाश को बेसिकली एंडोर्समेंट हुई ही नहीं है. और अगर एंडोर्समेंट हुई नहीं है तो वो ना तो बब्बन से पैसे ले सकता है और ना ही वो किसी और से ले सकता है. ठीक है जी. एक बार इससे भी आंसर पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या दिया. 6 का A. In the instant case, Ankit, the only son of Gagan, delivered the bill to Akash on the next day as intended by his deceased father, which is not valid. Which is not valid. Hence, Akash cannot enforce the payment of the bill against Baban on the previous parties. क्योंकि endorsement ही डिलीवरी के कारण वैलिड नहीं. ठीक है. तो डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डिलीवरी नहीं होगी तो फिर वो वैलिड भी नहीं माना जाएगा. ठीक है जी. डिलीवरी इज मस्ट. चलो जी नेक्स्ट आते हैं. Reliable Limited, an Indian company, is a global leader in petrochemical products. For payment of the sale price of machinery imported from LX Manufacturing Limited, a USA-based company, the Indian company drew a bill of exchange on Manish, a resident of Mumbai, who accepted the bill at Mumbai payable to the exporter in Los Angeles, USA. यानी कि ड्रॉअर हमारा हिंदुस्तानी है और हमारा एक्सेप्टर भी हिंदुस्तानी है. ठीक है. डिसाइड वेदर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. हाँ जी बताओ क्या है? इनलैंड है. इनलैंड में सबसे पहले तो ड्रॉअर कहाँ का होना चाहिए? यहाँ का होना चाहिए. और ड्रॉई और पेई में से कोई एक. तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है? वो हिंदुस्तानी और ड्रॉअर अपना हिंदुस्तानी है. ठीक है ना. तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है. तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पे आप क्या करोगे? आप सारा आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखोगे और उसके बाद आप इसकी जजमेंट लिखोगे. क्या सेक्शन था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का? 11 था. 11 ही था ना. हाँ 11 ही. यस सेक्शन 11. ठीक है जी. चलो जी क्लियर है. चलें आगे. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. बी पर आ जाओ. Answer the following as per the provisions of the Indian Contract Act 1872. Agent cannot personally enforce nor be personally bound by contracts on behalf of the principal. However, there are some exceptions to this general rule. Minor. Liability of agent towards third parties. बड़े अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा था. फॉरेन में हो जहाँ पे मैंने बताया था कि अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, वहाँ पे अगर फॉरनर प्रिंसिपल है. याद है? 11-12 पॉइंट्स पढ़े थे हमने. वही लिखने हैं. सारे नहीं 4 में है. आप उसमें से या फिर बस एक एक लाइनर करके लिख दो. सारे लिख दो बट एक एक लाइन में कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ 10-11 पॉइंट्स बना दो अपने. ठीक है ना. चलो जी. स्टेट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. ये भी हमने पढ़ा था. इंडेमनिटी होल्डर के क्या अधिकार हैं. ठीक है ना. अगर वो कोई केस करता है, याद है मैंने फ्लो चार्ट में तीसरा पॉइंट यही बताया था. और मैंने ये भी कहा था लेकिन अगर इंडेमनीफायर से अगर आपको सब कुछ वसूलना है तो आपको उसके इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने पड़ेंगे.
कि इंडेमनीफायर ने बोला भैया एक नॉमिनल सा वकील कर ले ठीक ठाक, तुमने कहा नहीं जी मैं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील करूंगा जो 10 लाख रुपए हियरिंग लेता है। तो ये नहीं कि दूसरे की जेब से पैसा जा रहा है तो फूको, याद है कराया था ये मैंने, ठीक है। तो ये आपको लिखना है 2 ही नंबर में, ज्यादा इसमें पॉइंट्स हैं भी नहीं, 3-4 ही पॉइंट्स हैं, तो वो 4 पॉइंट्स भी लिखोगे आधा आधा नंबर मिला के, तो 2 नंबर का आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो उसमें ज्यादा है भी नहीं, तो उन्होंने पूछा भी कितने में, 2 नंबर में ही पूछा। आगे आ जाओ, फिर ये चॉइस में है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट briefly its essentials, also explain any 3 rules relating to enforcement of a contingent contract। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, इसके सारे रूल्स किए हुए हमने कंटीजेंसी के, वो लिखने हैं, 6 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है जी। फिर इसके साथ ही इन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, जे अ होलसेलर ऑफ प्रीमियर बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 bags of rice of 10 kg each to a local retailer। जे ने बासमती चावल दिए हैं किसको, एक लोकल रिटेलर को, 100 बैग्स है, 10 का एक बैग है, 10 किलो का एक बैग है, ठीक है। द नेक्स्ट डे द रिटेलर सोल्ड 5 bags ऑफ राइस टू अ रेगुलर कस्टमर के, रिटेलर ने इसमें से 5 बैग्स किसको बेच दिए, के को बेच दिए। A week later, K informed the retailer that the quality of rice was not as per the price। बाद में K ने रिटेलर को इन्फॉर्म किया कि भाई जो आपने भेजा है वो जैसे क्वालिटी होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। द रिटेलर नाउ वांट्स टू रिटर्न ऑल दी राइस बैग्स टू जे, रिटेलर क्या करना चाहता है, जे को सारे बैग्स वापस करना चाहता है, इंक्लूडिंग दी including the 4 bags not used by K, can the retailer do so। हाँ जी, रिटेलर जे को ये 100 बैग्स जो हैं वापस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन है इसमें, बताओ। 95%। देखो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पढ़ा था हमने, सेल और अप्रूवल में हम कहते हैं अप्रूवल कब मान ली जाती है, जब 3 चीजें पूरी होती हैं, या तो सामने वाला कम्युनिकेट कर दे, या एडॉप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि उसने आगे बेच दी किसी को दे दी, या फिर फेलियर टू रिटर्न विद इन रीजनेबल टाइम, उसने रीजनेबल टाइम में सामान वापस नहीं किया। अब रिटेलर ने जो 5 बैग के को बेचे उसकी तो यानी अप्रूवल दे दी, उसके लिए तो उसने डिलीवरी क्या कर दी, एक्सेप्ट कर दी, तो यहाँ पे 5 बैग तो वो वापस नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड द डिलीवरी। बाकी के 95 अभी हम कहते हैं कि अप्रूवल नहीं हुई है, तो वो क्या कर सकता है, वापस 95 भी कैन रिटर्न, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है, एक बार इसका भी आंसर रीड कर लेते हैं। According to the above provisions, the local retailer is entitled to return only 95 bags to the J seller and not those 4 bags which are not used by K, because as per clause 1 above, the local retailer has already sold 5 bags, signifying that he has done an act which implies adopting the transactions relating to those 5 bags। वो 5 बैग्स की तो उसने क्या कर लिया, अडॉप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कर लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर आपकी MTP2 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ जी, आधा था पूरा पेपर, वो 1-2 में तो कुछ जब हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी, बट वो कंफ्यूजन भी आपको 10% 20% की ही हो सकती है, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ पर ये हम ख़त्म करते हैं। कल आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और चैप्टर 1 का, ठीक है, क्या है, रिवीजन है। टुडे इज आज क्या डेट होगी, तो 6 दिन मैं तो गिनूंगी ना, ठीक है। तो 6 दिन रह गए आपके एग्जाम्स को, ठीक है। चलो, मैथ्स का भी है आज कुछ रिवीजन या कुछ, या डाउट क्लास कुछ, तो कल सब बच्चों ने आना है। क्या टाइम दिया है मैम ने, 1:30 बजे से आपकी लॉ के कॉन्ट्रैक्ट की और आपके फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन।